जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सिविक्स का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर हम लोग देखे थे सत्ता की साझेदारी। आज हम लोग देखेंगे सत्ता की साझेदारी का कार्य प्रणाली। सत्ता की साझेदारी की क्या कार्य प्रणाली है आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। ये आपका है चैप्टर नंबर 2, सत्ता की साझेदारी का कार्य प्रणाली। तो इस चैप्टर को एकदम एक्सप्लेन कर डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिए और जो है सबसे पहले इस थ्योरी को आप लोग अच्छे ढंग से समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन बैंक में जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबको आप बनाइए, क्योंकि अगर यहाँ पे जो समय बचा हुआ काफ़ी कम समय बचा हुआ तो इसमें क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को देखकर तैयारी कीजिए। क्वेश्चन बैंक में किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी प्रकार जो है आप लोग अभी तैयारी कीजिए। जैसे चैप्टर नंबर 1 जो बताए थे उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव वो सारे क्वेश्चन आप लोग को कराए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2। देखेंगे सत्ता मतलब जैसे हम लोग देखे थे, जैसे केंद्र स्तर पर सरकार को बांटा गया, सत्ता को राज्य स्तर पर बांटा गया है। तो केंद्र स्तर पे राज्य स्तर पे जो सत्ता की साझेदारी हुआ है और यही केंद्र स्तर पर जैसे होते हैं प्रधानमंत्री, इसके साथ जो अन्य मंत्रियां होते हैं मंत्री परिषद में, ये सभी को काम बांटा गया है। सभी का काम अलग अलग। जैसे आप लोग जानते हैं कि केंद्र स्तर पर विदेश मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री का अलग विदेशी काम होता है। जैसे होते हैं शिक्षा मंत्री का शिक्षा वाला काम होता है। तो बहुत सारे मंत्रियां होते हैं, उसको अलग अलग काम जो है उसमें बांट दिया गया है। राज्य में भी आप लोग देखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री होते हैं यहाँ पे राज्य में, आप लोग देखिएगा यहाँ पे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ जो अन्य मंत्रियां होते हैं, ये अन्य मंत्रियों को जो है जितना भी काम होते हैं सरकार का जो भी काम होते हैं सबको बांट देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं जो सरकार के काम है उसे केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, पंचायत स्तर पे कई स्तरों बांटा जाता है। वही है कार्य प्रणाली। मतलब कार्य जो है कितने स्तरों बांटा गया, किधर किधर बांटा गया। इससे पहले क्या होते थे राजतंत्र में, जो कार्य होता था, जो शक्ति होते थे एक ही व्यक्ति राजा के पास होते थे। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में सारा शक्ति जो है लोगों के पास है। लोगों की भागीदारी इसमें काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और लोग जो है अगर किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता में ला सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। यही है मतलब कि सत्ता में जो है सारा पावर दिया गया है लोगों को। जितना भी पावर है ये लोगों के हाथ में है। इसीलिए कोई भी राजनीतिक दल यहाँ पे कोई गलती नहीं करता है कि अगर कोई भी गलती करेगा तो अगले चुनाव में वो हार जाएंगे। तो यही देखेंगे कि सत्ता की जो कार्य प्रणाली है किस प्रकार का है, इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सत्ता में साझेदारी मतलब ये साझेदारी क्या है। पहले वीडियो हम लोग देखे थे, सत्ता की साझेदारी के बारे में समझे थे। फिर एक बार समझते हैं साझेदारी मतलब होता है क्या। तो समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना क्या कहलाता है, सत्ता में साझेदारी। मतलब ये जो सरकार है और सरकार में विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न समाज के लोगों को हिस्सेदारी देना ही क्या कहलाता है, सत्ता में साझेदारी। आप लोग जानते ही हैं कि भारत विभिन्नता भरा हुआ है। धर्म के आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे हो, भाषा के आधार पे काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता है। फिर भी यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग हो या बहुसंख्यक वर्ग हो, सभी को लेके सरकार चलते हैं। अगर सभी को लेके नहीं चलेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। तो यहाँ पे सरकार क्या करते हैं, भारत में अगर भारत की बात करें हम लोग भारत की, तो जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। यहाँ पे काफ़ी विभिन्नता है, विभिन्नता है। फिर भी दुनिया से सबसे बेटर लोकतंत्र जो है भारत में है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकार जो है क्या अपनाया है, सत्ता में साझेदारी अपनाया है यहाँ पे।
तो आप लोग देखते ही हैं कि यहाँ पे सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं। सभी, चाहे गोरा हो काला हो, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आप लोग जानते हैं स्कूल हो या कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, आप लोग देखते होंगे कि उसमें सभी वर्ग के, सभी जाति, सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। मतलब यहाँ पे होता है क्या, मतलब कि कार्य को बांट दिया जाता है कई भागों में। जैसे राज्य सरकार के कार्य क्या होंगे, केंद्र सरकार के कार्य क्या होंगे, वो सारे डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो यहाँ पे बता रहे थे कि हिस्सेदारी क्या होता है। तो हिस्सेदारी लोकतंत्र में सभी लोगों का हिस्सेदारी सरकार में होता है। जैसे अगर सरकार बना है, चाहे कोई सरकार कोई जाति धर्म से रिलेटेड नहीं होता है, सरकार जो है सभी जनता के लिए होते हैं, लोग के लिए होते हैं, लोगों के लिए कार्य करेंगे। चाहे भारत के अंदर 80% हिंदी क्यों ना हो, यहाँ 15% मुसलमान ही क्यों ना हो, ये सारे लोगों के लिए काम करेंगे। अगर यहाँ पे सरकार इसे नज़रअंदाज करेंगे तो आगे चल के यही सारे जितना भी लोग हैं उग्रवादी बन जाते हैं। जैसे हम लोग श्रीलंका की बात वहाँ पे देखे थे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग उग्रवादी संगठन बना के वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। तो लोकतंत्र में सभी लोगों को लेके चलना पड़ता है, यही है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी मतलब होता है कि सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी लोगों को जो है हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है? सत्ता का क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण की अगर बात करें सत्ता के क्षैतिज वितरण का, तो इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आते हैं। मतलब यहाँ पे अगर बात करें हम सत्ता का, तो सत्ता में जैसे यहाँ पे कार्यपालिका आते हैं, विधायिका आते हैं, और न्यायपालिका आते हैं। तो ये सत्ता क्या है? क्षैतिज वितरण है। मतलब जो सत्ता है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। सत्ता को 3 भागों में बांट दिया गया है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में। ये सत्ता का क्षैतिज वितरण है। तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, सरकार के विभिन्न 3 अंग है, इसके बीच सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर हो तो उसे हम लोग कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। यहाँ पे सत्ता का क्षैतिज वितरण कर दिया है, 3 भागों में बांट के जो है सरकार काम करते हैं। ये तीनों मिलजुल कर कार्य करता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो आप न्यायपालिका देख रहे हैं इसे स्वतंत्र छोड़ा गया है। ये स्वतंत्र है भारत में, आप लोग जानते ही हैं, संविधान का रक्षक कहा जाता है न्यायपालिका को। जैसे विधायिका है, विधायिका क्या बनाते हैं? कानून। अगर विधायिका कानून बनाए हैं, विधायिका कानून बनाएंगे तो कार्यपालिका उसे लागू करेंगे। कार्यपालिका क्या करेंगे? उसे लागू करेंगे। और अगर कानून बनाए हैं तो उसका देखरेख कौन करेंगे? न्यायपालिका। न्यायपालिका उसका देखरेख करते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति चोरी किया, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे चोरी किया है तो वहाँ विधायिका कानून बनाया कि 1000 का जुर्माना लगेगा, 1000 का बोल दिया जुर्माना लगेगा, तो ये कानून बन गया। उसे पारित कौन करेगा? तो कार्यपालिका करेगी। ये बना देगा विधायिका, सिर्फ ये इसे जो है लागू करेंगे कार्यपालिका, और इसका देख रेख करेंगे न्यायपालिका। क्यों? देखेंगे हाँ एक यहाँ पे 1000 कानून बनाया है कि कोई व्यक्ति अगर मान के चलिए चोरी कर लिया है और यहाँ पे कानून लागू हुआ कि 1000 रुपया उससे लिया जाएगा, तो कार्यपालिका अगर उससे 1000 की जगह 2000 रुपया ले रहे हैं तो यहाँ पे न्यायपालिका उसे देखेंगे, उसे दंड दिया जाएगा। क्योंकि न्यायपालिका जानते हैं कि इस कानून के अनुसार 1000 रुपया लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 2000 रुपया ले रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में जो है न्यायपालिका क्या करते हैं? उसे दंड देते हैं इस कानून के तहत। यही है, मतलब यहाँ पे विधायक का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उसे लागू करना, और न्यायपालिका का काम क्या होते हैं? उसका देख रेख करना। यही है सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। अभी हम लोग देखे थे क्षैतिज वितरण। क्षैतिज आप लोग समझते होंगे इस प्रकार, ऐसे। ये ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी रेखा। तो यहाँ पे जो सत्ता का अभी जो देखे थे विभाजन, वो क्या गया था? सबसे पहले हम देखे कार्यपालिका में, कार्यपालिका ये सत्ता कार्यपालिका। उसके बाद हम लोग देखे क्या? उसके बाद देखे थे विधायिका,
विधायिका, उसके बाद हम लोग क्या देखें, न्यायपालिका। ये क्या है, ये सत्ता का क्षैतिज वितरण है। मतलब सत्ता को देख रहे क्षैतिज रेखा में जो है यहाँ पे खड़ी रेखा होते हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा। अभी हम लोग देखेंगे ये पावर बांटा गया है क्षैतिज में, मतलब कि कार्यपालिका काम करेंगे, विधायिका, न्यायपालिका ये स्वतंत्र होते हैं अपने कामों के लिए। ये क्षैतिज वितरण हो गया, सत्ता का क्षैतिज वितरण। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब सबसे पहले सबसे ऊपर रहेंगे सबसे ऊपर रहेंगे केंद्र सरकार, उससे नीचे रहेंगे राज्य सरकार, उससे नीचे रहेंगे स्थानीय सरकार। यही है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी रेखा में है ना, ये खड़ी रेखा में है, मतलब ये खड़ी रेखा में है, तो ये सत्ता का क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण है। सबसे ज़्यादा पावर रहते हैं केंद्र सरकार के पास, उसके बाद राज्य सरकार के पास, उसके बाद स्थानीय सरकार के पास। तो ऊपर से नीचे महात्मा गांधी कहते थे, महात्मा गांधी कहना था कि पावर जो है नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। लेकिन अभी सरकार में क्या है, पावर नीचे ऊपर से नीचे की ओर है। पावर सबसे पहले केंद्र सरकार के पास है 1 नंबर में, उसके बाद राज्य सरकार के पास, उसके बाद स्थानीय सरकार के पास। यही है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। आगे हम लोग देखेंगे सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली क्या है। इसका मतलब क्या होता है कार्य प्रणाली का, कि जब संपूर्ण देश का शासन एक केंद्र से नहीं चलाकर इकाइयों की सरकारों द्वारा भी चलाया जाता है, तब उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें अनेक स्वतंत्र राज्य कुछ समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक केंद्रीय सरकार की गठित करते हैं, एक केंद्रीय सरकार गठित करते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे सत्ता की कार्यप्रणाली है क्या। ये संघात्मक शासन, एकात्मक शासन किसे कहते हैं, इस शब्द को समझने के बाद ही समझ में आएगा सत्ता की कार्यप्रणाली। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं जो शासन होते हैं, ये शासन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एकात्मक शासन, एक होते हैं संघात्मक। ये क्या होते हैं, संघात्मक। तो एकात्मक शासन किसे कहते हैं, संघात्मक शासन किसे कहते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें एकात्मक शासन को, तो एकात्मक शासन की बात करते हैं। तो यहाँ पे एकात्मक शासन में क्या होते हैं, यहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार ही रहते हैं, यहाँ पे राज्य सरकार नहीं रहते हैं। सिर्फ जहाँ पे केंद्र सरकार सिर्फ रहता है वहाँ पे उसे हम लोग कहते हैं क्या, एकात्मक शासन व्यवस्था। तो यहाँ पे अगर एकात्मक शासन की बात करें तो एकात्मक शासन अभी कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार है, यहाँ पे राज्य सरकार नहीं है, यहाँ पे राज्य सरकार है नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या होते हैं, केंद्र सरकार होते हैं। जहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार काम करता है उसे हम लोग कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। जहाँ पे केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों मिल के काम करते हैं उसे हम लोग कैसा शासन कहते हैं, संघात्मक शासन। तो बताइएगा भारत में कैसा शासन है, तो भारत में संघात्मक शासन है। भारत में कैसा शासन है, संघात्मक शासन है। क्योंकि भारत में जो है केंद्र भी है और राज्य भी है। आप जानते हैं ना, भारत में केंद्र सरकार, भारत के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी है। यही है मतलब कि केंद्र स्तर पर सरकार अभी है बीजेपी का, और राज्य स्तर पर जैसे आप लोग देख रहे हैं जेडीयू सरकार बना हुआ है। तो यही है मतलब कि संघात्मक शासन मतलब होता है कि जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शासन करते हैं, ऐसे शासन को हम लोग कहते हैं संघात्मक शासन। तो शासन 2 प्रकार के होते हैं, एक एकात्मक और दूसरा संघात्मक होते हैं। तो आप लोग समझ गए। जैसे आप लोग अगर बात करिएगा अमेरिका का, तो अमेरिका में जो है जैसे नागरिकता की बात करें हम, अगर हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता 2 प्रकार के होते हैं।
जैसे भारत की बात करें, अगर आप लोग भारत में देखिएगा तो भारत में क्या है, एक हरी नागरिकता है। भारत में एक हरी नागरिकता है। लेकिन वही अगर अमेरिका की बात करते हैं हम लोग, अमेरिका की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, दोहरी नागरिकता है। यहाँ पे दोहरी नागरिकता है, मतलब यहाँ पे आदमी जो है, यहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं वो केंद्र का भी नागरिक रहते हैं और राज्य का भी रहते हैं। वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, मतलब कि वहाँ के व्यक्ति केंद्र का भी नागरिकता लिए होते हैं और राज्य का भी नागरिकता लिए होते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में एक हरी नागरिकता है। भारत के अंदर सिर्फ एक ही नागरिकता होते हैं, आपको एक ही नागरिकता दिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ पे बस के उसकी नागरिकता अगर ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता ख़त्म कर दी जाती है। इसीलिए क्योंकि भारत में एक हरी नागरिकता है, आप एक ही नागरिकता ले सकते हैं सिर्फ भारत का, और भारत के अलावा अगर कहीं दूसरे जगह गए तो आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोग देखिए संघात्मक शासन देख लिए। अभी आपको बताए थे शासन दो प्रकार के होते हैं, संघात्मक और एकात्मक। वही है ये संघात्मक शासन, मतलब जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, संघात्मक शासन कहते हैं। उसके आगे हम लोग देखेंगे तो दोहरी सरकार मतलब होते हैं संघीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार के दोहरी शासन होते हैं, एक केंद्र स्तर पे, एक राज्य स्तर पे। ठीक है, राज्य स्तर पे होते हैं। अपना अपना अधिकार क्षेत्र सभी का रहता है। केंद्र सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र रहता है काम करने का, राज्य सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र रहता है काम करने का। जैसे आप लोग जानते हैं संघ सूची पर कानून बना सकते हैं सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य सूची कानून बनाएंगे कौन, राज्य सरकार बनाएंगे, और संवर्ती सूची में दोनों मिल के यहाँ पे काम करते हैं या कानून बनाते हैं। यही है, बंटवारा किया गया है, कामों का बंटवारा किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखें सत्ता के साझेदारी करके, सत्ता के बंटवारा करके विभिन्न स्तरों पे कामों को बांट दिया गया है। जैसे केंद्र सरकार को अलग काम दिया गया है, राज्य सरकार को अलग काम दिया गया है। उसके अलावा पंचायत सरकार को, जो स्थानीय सरकार है, उसको अलग काम दिया गया है। इसमें क्या होते हैं, जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जब किसी का विवाह होता है, उसमें देखिएगा उसके माता पिता जो परिवार है उस कामों को बांट देते हैं। कैसे, जैसे मतलब उसका जो बेटा है उसके बेटे को जो है दूसरे काम दे देंगे, बेटी को दूसरे काम दे देंगे, ऐसे कामों को बांट देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जिसको जो काम अच्छा लगता है वो बेहतरीन तरीक़ा से और बहुत ही अच्छा से कर देते हैं वो काम। यही सिस्टम अपनाया गया भारत में कि यहाँ पे क्या हुआ, जो काम थे तो विभिन्न परिवारों मतलब परिवार के सदस्यों में बांट दिया गया है। जैसे परिवार है सरकार के कई अंगों में बांट दिया गया है काम को। सब काम को अपने तरीके से अच्छे से कर रहे हैं। चाहे आप देखिए केंद्र सरकार अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, राज्य सरकार अपने कामों को अच्छे से कर रहे हैं, और यहाँ पर स्थानीय सरकार भी अपने कामों को जो है एकदम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। यही है मतलब कि कामों को बांट देना, विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न संस्थाओं के बीच, विभिन्न अंगों के बीच बांट दिया गया है। तो यही है अपना अपना अधिकार क्षेत्र, सभी का अपना अपना क्या है, अधिकार क्षेत्र है काम करने का। जैसे आप लोग देखते हैं डीएम का अलग काम होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो है डीएम जो रहते हैं उसका अलग काम होते हैं। वही ब्लॉक में देखते हैं तो सभी सीओ का अलग काम होते हैं, तो बीडीओ का अलग काम होते हैं। सभी कामों को बांट दिया गया है। सब अपने अपने क्षेत्र में जो है काम करते हैं, सबका अपना अपना क्षेत्र अधिकार होता है काम करने का। यही है कार्य प्रणाली, सत्ता की कार्य प्रणाली। अभी बता रहे कि यहाँ पे अभी हम लोग देखे हैं कि सरकार का 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। हम देखिए कार्यपालिका जो है, पहले यहाँ पे देखिए विधायिका कानून बनाते हैं, कार्यपालिका उसे लागू करते हैं, और न्यायपालिका क्या करते हैं, उसका देखरेख करते हैं। तो भारत में जो न्यायपालिका है इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते ही हैं ये संविधान का रक्षक है, कानूनों का रक्षक है। मतलब संविधान की व्याख्या तथा केंद्र इकाइयों की सरकारों के बीच अधिकारों को लेकर टकराव जो होती है, उस टकराव को निपटाने के लिए जो है संघीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्र, निष्पक्ष
क्या बनाया गया है, न्यायपालिका का गठन किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय इस भूमिका का निर्वाह करता है। तो भारत में अगर यहाँ पे देखिएगा, संविधान में सबसे पहले ये बता दिया गया है कि अगर विभिन्न सरकारों के बीच में, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कभी काल आप देखते हैं कि जल विवाद होता है या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आपसी मतभेद हो जाता है, आपसी टकराव हो जाता है। उस टकराव को कौन रोकते हैं, उस टकराव को रोकते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका इसीलिए बनाया गया है कि अगर यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका अगर आपस में उलझ जाएंगे, या कोई भी सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अगर आपस में उलझ जाएंगे तो उससे निपटने का काम, उसे सुधारने का काम किसका है, न्यायपालिका का। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र छोड़ा गया है। और भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो न्यायालय होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं, सबसे पहले अगर न्यायालय की बात करें हम लोग, तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होते हैं, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट जो है, यह जो स्थानीय मतलब सरकारें देख रहे हैं, सरकार के बीच जो मतभेद होते हैं उसे रोकने का काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए, इसीलिए न्यायपालिका क्या छोड़ा गया है, स्वतंत्र छोड़ा गया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कानून मतलब संविधान का रक्षक कौन कहलाता है, मतलब कौन कहलाता है बताइए, न्यायपालिका। न्यायपालिका को जो है क्या कहा जाता है, कानूनों का रक्षक, संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो संविधान की सर्वोच्चता, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का संविधान, तो भारत के संविधान की सर्वोच्चता संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इस व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्च होता है। मतलब कि यहाँ पे देखिए, संघीय शासन व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, इसमें सबसे सर्वोच्च कौन रहते हैं, सर्वोच्च 1 नंबर में, मतलब पहला स्थान किसको रखा जाता है, संविधान को। मतलब यहाँ पे जो संघीय शासन व्यवस्था आप भारत में देख रहे हैं, भारत में जो आप देख रहे हैं संघीय शासन, तो संघीय शासन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर किसको रखा गया है, सबसे ऊपर रखा गया है संविधान को, सबसे ऊपर रखा गया संविधान को। इसीलिए हमारा ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी कार्य होते हैं संविधान के अकॉर्डिंग। और आप लोग प्रस्तावना में पढ़े होंगे कि इस मतलब कि भारत जो लोकतंत्र, देखिए भारत आप लोग जानते ही हैं कौन से शासन व्यवस्था अपनाया है, लोकतंत्र। तो भारत में जो है क्या है, लोकतांत्रिक शासन। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। जो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यहाँ पे संघीय सरकार बनाए गए हैं, संघीय सरकार बनाए गए हैं। अब जो संघीय सरकार बनाए गए, संघीय सरकार मतलब एक केंद्र स्तर पर सरकार बनाए गए हैं, एक राज्य स्तर पर सरकार बनाए गए हैं। तो ऐसे में क्या होते हैं कि यहाँ पे जो संघीय सरकार बनाए गए ना, वो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, संविधान से बाहर वो मतलब कदम नहीं रख सकते हैं। जो संविधान में लिखा हुआ है उसी बात को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे इसीलिए जो है, यहाँ पे जो न्यायपालिका है, ये न्यायपालिका जो है इसका रक्षक है। संविधान का रक्षक कौन है, न्यायपालिका है, संरक्षक है। कौन है, संरक्षक। क्यों संरक्षक है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि लोकतंत्र में सबसे ऊपर रखा गया संविधान को। अगर संविधान पे खतरा हो जाएंगे तो मतलब लोकतंत्र शासन पर खतरा हो जाएंगे। इसी वजह से न्यायपालिका को स्वतंत्र छोड़ा गया है और जो है संविधान की रक्षा करते हैं ये। अगर कोई भी सरकार संविधान का विरोध करते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, तो वहाँ पर न्यायपालिका उसे सजा देने का काम करते हैं। इसीलिए संविधान के रक्षक या संविधान के संरक्षक किसे कहते हैं, न्यायपालिका को। न्यायपालिका को जो संविधान का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो संविधान द्वारा यहाँ पे सरकारों को काम बांट देगी। यहाँ पे संविधान द्वारा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन
कर दिया गया है। शक्तियों मतलब यहाँ पे जो भी काम था, कामों का विभाजन कर दिया गया है, संविधान के अकॉर्डिंग किया गया है। केंद्र सरकार का काम कितना होंगे, राज्य सरकार के क्या काम है, उसको बांट दिया गया कि इस उद्देश्य से जो है 3 सूची बनाए गए हैं। कितने सूचियां बनाए गए हैं? 3। पहला सूची क्या है? संघ सूची। पहला है संघ सूची और दूसरा है राज्य सूची और तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। तो यहाँ पे जो काम थे, जो कार्य प्रणाली थे भारत का, उसको 3 भागों में बांट दिए गए हैं। एक संघ सूची में, एक राज्य सूची में, एक समवर्ती सूची में। अब जो संघ सूची है, ये संघ सूची पे कानून बनाने का काम कौन करेंगे? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है संघ सूची पे काम करते हैं, उस पर कानून बनाते हैं। लेकिन ये जो राज्य सूची है, राज्य सूची पे कानून बनाने के काम राज्य सरकार करते हैं और इस पे जो भी कार्य प्रणाली होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो राज्य सरकार करते हैं। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप समवर्ती सूची में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों मिल के कानून बनाते हैं और दोनों मिल के काम करते हैं यहाँ पे। जैसे आप लोग जानते हैं कि संघ सूची में रक्षा जो है, रक्षा का काम कौन करते हैं? राज्य सरकार तो करते नहीं है, केंद्र सरकार करते हैं। और यहाँ पे विदेशी काम जो भी है वो संघ सरकार करेंगे, विदेशी काम। अगर राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची में जैसे मतलब यहाँ पे बाढ़ आ जाता है, पानी की व्यवस्था हो, रोड की व्यवस्था हो, ये सारे काम जो आप लोग देख रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्था कौन करते हैं? ये सारे काम होते हैं राज्य सरकार का। और समवर्ती सूची में दोनों काम, जैसे मान चलिए समवर्ती सूची में शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया। शिक्षा पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। चिकित्सा पे भी जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये सारे काम समवर्ती सूची में रखा गया है और इसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। और यहाँ पे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विषयों पर जो हम देख रहे हैं, ये सारे उसको बांट दिए गए हैं कई भागों में। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे संघ सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय रखा गया है और राज्य सूची में जो है कुल 66 विषय रखा गया है। और समवर्ती सूची में कितना रखा गया? 47। याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47 है। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, संघ सूची में जो 97 विषय हैं, इस पे सिर्फ काम कौन करेंगे? केंद्र सरकार करेंगे। और राज्य सूची में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 66 जो विषय देख रहे हैं, इस पे सिर्फ काम करेंगे राज्य सरकार। और समवर्ती सूची में आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं 47 विषय, इस पे दोनों मिलकर काम करेंगे। अभी हम लोग देखें जो कार्य था, कार्य को सूची में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? सूची में। कितने सूची में? 3 सूची में। सबसे पहले हम लोग देखे हैं संघ सूची और उसके बाद हम लोग देखे हैं यहाँ पे राज्य सूची और उसके बाद देखे समवर्ती सूची। देखें तो यहाँ पे संघ सूची पे जो काम करेंगे केंद्र सरकार, इस पे कानून बनाएंगे केंद्र सरकार। राज्य सूची पे काम करेंगे राज्य सरकार, इस पे कानून बनाएंगे राज्य सरकार। और समवर्ती सूची में दोनों मिलके काम करते हैं, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों मिलके इस पे काम करेंगे। तो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि यहाँ पे संघ सूची में कितने काम है केंद्र सरकार का? 97। और राज्य सूची में राज्य सरकार कितना काम है? 66 विषय है, 66 विषय पे कार्य करेंगे। और समवर्ती सूची में 47 कार्य है, 47 काम है, जिसपे जो है दोनों मिलकर यहाँ पे कानून बनाएंगे और काम करेंगे। ये अभी हम लोग देखे हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था की अनूठी विशेषता। क्या विशेषता है? तो हम लोग देखिए इसका विशेषता क्या है। इसका जो हमारे संविधान है, संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, कहीं नहीं किया गया है। संविधान में स्पष्ट रूप से भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। मतलब यहाँ पे भारत को, हम लोग जानते हैं कि भारत एक संघीय व्यवस्था अपनाया है शासन में, लेकिन हमारे संविधान में इसका जिक्र, ये शब्द का जिक्र नहीं है। सिर्फ जिक्र क्या है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? तो भारत जो है राज्यों का संघ है। अगर आप लोग पढ़िएगा संविधान के भाग 22 है, अनुच्छेद 395, उसमें भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ देंगे कि यहाँ पे भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद कितने में दिया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद 1।
अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। मतलब ये जो 28 राज्य देख रहे हैं आप लोग, 28 राज्य मिला के एक संघ बनाते हैं, जैसे भारत सरकार, केंद्र सरकार, ये क्या है, एक संघ है, इसे कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं, अलग नहीं किया जा सकता है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, 28 राज्य है, ये राज्यों का संघ है। भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद 1 में बताए गए हैं, भाग 1 में, अनुच्छेद 1 भाग 1 में बताया गया है। संघीय व्यवस्था में प्रायः दोहरी नागरिकता होती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। संघीय व्यवस्था रहते हुए भी भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। आप लोग समझिए क्या यहाँ पे भारत में सिर्फ हम देख सकते हैं ढांचा क्या है, संघात्मक, लेकिन मतलब अंदर से जो है एकात्मक है भारत। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं जहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था होते हैं वहाँ पे क्या रहते हैं, दोहरी नागरिकता रहते हैं। जैसे अमेरिका में यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था है, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में जो है दोहरी नागरिकता नहीं है, यहाँ पे क्या है, एकहरी नागरिकता है। अभी हम लोग देख रहे थे क्या, भारतीय संघात्मक शासन की अनूठी विशेषता हम लोग क्या देखे कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, भारत में एकात्मक नागरिकता, भारत में एकहरी नागरिकता दिया जाता है, एकहरी नागरिकता दिया जाता है। उसके साथ हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे कि सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान है। भारत में आप देख रहे हैं कि विभिन्न संविधान है, सिर्फ एक संविधान है भारत में, सभी राज्यों के लिए है। जितना भी राज्य है भारत के अंदर, सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान बनाए गए हैं और राज्य इस संविधान में संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मतलब जो राज्य सरकार है ये संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ केंद्र सरकार कर सकते हैं। केंद्र सरकार के में जो विधायिका होते हैं, जो सांसद होते हैं, वही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए संपूर्ण देश के लिए एक प्रकार की नया व्यवस्था लागू किया गया है। में क्या इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो हम लोग इसके विशेषता को देख लेते हैं। इसकी विशेषता है संघीय शासन की। भारत के अंदर, भारत की बात करें हम लोग, भारत में जो संघीय व्यवस्था है इसमें यहाँ पे क्या विशेषता है, यहाँ पे इसकी विशेषता है कि सबसे ऊपर यहाँ पे रखा गया किसको, संविधान को, सबसे ऊपर रखा गया, संविधान को रखा गया है। संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करते ये। और यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं, यहाँ पे एकहरी नागरिकता दिया गया है, लोगों को नागरिकता दिया गया है। इसके अलावे भारत क्या है, तो भारत है राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। और यहाँ पे संपूर्ण देश के लिए, भारत के अंदर जितना भी राज्य है, जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है, सभी के लिए एक कानून बनाया गया है। सिर्फ एक कानून व्यवस्था, एक न्याय व्यवस्था बनाया गया है। सभी के लिए कानून क्या बराबर, संपूर्ण जो है देश में कानून जो व्यवस्था बनाए गए हैं सबके लिए बराबर बनाया गया है, सबके लिए बराबर है। चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सभी के लिए जो है कानून क्या होंगे, बराबर होंगे। अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए कानून बराबर होंगे। और यहाँ पे ये देखे हैं कि यहाँ पे जो राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। एक राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की क्या किया जाता है, नियुक्ति। जैसे हम लोग देख रहे हैं केंद्र में, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति काम करते हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल काम करते हैं। ये है हमारी संघीय शासन व्यवस्था। तो अभी हम लोग देखे हैं चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 को देखने के बाद इस यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है, यहाँ अभ्यास प्रश्न लिए हैं, आप बना भी सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन लिए हैं सब पूछे गए क्वेश्चन है, और 2011 से लेकर 2023 के बीच में है। तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन। अभी जो पढ़ाए हैं उसके विशेष पे इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो आप बताइए
संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो हम बताए थे जहाँ पे सरकार जो है केंद्र स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, मतलब दोनों स्तर पे, जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों मिल के काम करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ऐसे शासन व्यवस्था जहाँ पे केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिल के काम करते हैं, ऐसे शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। एक है एकात्मक शासन व्यवस्था, जहाँ पे सिर्फ क्या होते हैं? केंद्र सरकार, जहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार होते हैं, राज्य सरकार नहीं होते हैं, ऐसे शासन व्यवस्था को हम लोग कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। और एक है अगला क्वेश्चन, संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? तो संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? मतलब कि सबसे ऊपर जो रखा गया है संविधान को, सबसे ऊपर रखा गया किसको? संविधान को रखा गया है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी लोकतांत्रिक देश संविधान के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो इसीलिए संविधान को सबसे ऊपर रखा जाता है, सर्वोच्च रखा जाता है। क्योंकि लोगों, यहाँ पे हम लोग देखते थे कि राजतंत्र में कोई संविधान कुछ भी नहीं होता था, राजा अपने मन से जो है काम करते थे और वहाँ पे लोगों का शोषण करते थे। लेकिन संविधान में जो लिखा हुआ बात है उसको जो है लोकतंत्र में सभी जितना भी राजनीतिक दल है उसको फॉलो करते हैं, उस पर काम करते हैं। अगर संविधान के कोई विरोध, कोई भी एक संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो अगले चुनाव में उसे हरा दिया जाता है, चुनाव हार जाते हैं। इसी वजह से संविधान को सबसे ऊपर रखा जाता है कि संविधान सबसे ऊपर रहेंगे, सब सर्वोच्चता, इसकी सर्वोच्चता काफ़ी ज़्यादा है संविधान का लोकतंत्र के लिए। तो आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? देखिए विकेंद्रीकरण मतलब होता है कि सत्ता में जो भी पावर है, सत्ता में जो पावर था, ये जो पावर देख रहे हैं इसको विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है। केंद्र स्तर हो गया, राज्य स्तर हो गया और स्थानीय स्तर। तो मतलब कि केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, स्थानीय सरकार में जो शक्ति था उसका विभाजन कर दिया गया। विकेंद्री मतलब होता है विभाजन करना, अलग करना। तो पावर को जो है केंद्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर पर जो बांट दिया गया है, विकेंद्रीकरण के यही अर्थ होते हैं। तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखे हैं और चैप्टर नंबर 2 देखने के बाद यहाँ से जो भी क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं आप लोग वहाँ से क्या कीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव जो है बना लीजिए और इसके साथ साथ जो है यहाँ से जितना भी सब्जेक्टिव है उसको भी जो है बनाइए आप लोग। तो इसी प्रकार जो है हम क्या करेंगे, शॉर्ट में ही आपका जो है हर एक चैप्टर जितना भी बचा हुआ है सभी को रिवीजन करवा देंगे। तो आप लोग जो है अभी देखे हैं चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली। इसे अभी हम लोग देखें और आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को जो है अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो बनाने के लिए। तो अगले वीडियो में जो है फिर से मिलते हैं। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।